एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ा रहे हैं, इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसका लास्ट वीडियो है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको एक वीडियो और बनाएंगे जो हमने कहा था एनसीईआरटी बुक से पहली एक्सरसाइज है, उसके कुछ माड वाले क्वेश्चन हैं, कुछ साइन वाले हैं, कुछ स्क्वायर वाले हैं, वो कैसे सॉल्व होंगे उनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। बस इसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ट ख़त्म कर देंगे। तो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन उसका लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो मिलेगा एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है, और पहली एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन नहीं, जो कुछ माड वाले हैं, साइन कास वाले हैं, कुछ स्क्वायर वाले हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं बिना अवकलन के। जैसे अभी तो हम लोग अवकलन करके देख रहे थे, वो बिना अवकलन के कैसे लगाए जाते हैं उनके बारे में एक वीडियो और मिलेगा, वो लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद उच्चिष्ट निम्निष्ट खत्म। और इसके बाद सारणिक आप लोगों ने पढ़ भले लिया होगा, लेकिन सारणिक के वीडियो हमने नहीं बनाए हैं अभी। तो सारणिक एक या दो वीडियो बनाए, वो डिटर्मिनेंट उसके वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अगर आप पहले पढ़ के देखिए, और अगर आप सारे वीडियो इसके उच्चिष्ट निम्निष्ट के पढ़ना चाहते हो तो प्ले लिस्ट पर जाइए, सारे वीडियो एक तरफ से पढ़िए। जब आपको लगे कि नहीं, हमने आपको हर वीडियो में आपके लिए 100% मेहनत की है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। और लाइक और कमेंट्स भी करिए। आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं, थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है, ज़रूर करिए। देखिए तो एक एग्जाम्पल है जो इम्पॉर्टेंट है, आपको दिखा दें कौन सा एग्जाम्पल है। ये आपकी भी बुक में होगा, दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद इसको बताते हैं, क्योंकि देखिए जिसके पास बुक नहीं है, और ये तो मत सोचिए कि हमारे पास बुक नहीं है। देखिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा आइए, आप देखिए 2011, 2012, 2015। एक खुले बेलनाकार बर्तन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। खुला बेलनाकार बर्तन मतलब ऊपर से खुला है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सिद्ध करिए उसका अधिकतम आयतन 1000/3√3 पाई घन सेंटीमीटर होगा। तो ये सवाल आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। खुला बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आपको पता है कि उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो चीज़ दी जाती है एज ए कांस्टेंट होती है। देखिए एग्जाम्पल है और आपने देख लिया, इम्पॉर्टेंट भी है। खुला बेलनाकार बर्तन है ऐसे, खुला बेलनाकार बर्तन, जैसे मान लीजिए आपने घरेलू स्टील की टंकी देखी है, समझिए ज़रा। जैसे घरेलू आपने स्टील की टंकी देखी है, तो उसका ऊपर का ढक्कन हटा दे तो खुला बेलनाकार बर्तन हो जाएगा। तो उसमें ये वक्र पृष्ठ बचेगा, वक्र पृष्ठ बचेगा, और नीचे का जो आधार है, नीचे की जो पेंदी है वो बचेगी, और ऊपर का ढक्कन हट गया। क्यों? क्योंकि खुला बेलनाकार बर्तन है। तो अच्छा, खुला बेलनाकार बर्तन है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बचेगा? ये साइड वाला बचेगा, ये साइड वाला, और नीचे ये वृत्ताकार, ये पेंदी बचेगी, ऊपर का ढक्कन नहीं है। तो खुले बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? ये वक्र पृष्ठ आएगा, और नीचे जो पेंदी है, जो आधार है, उसका क्षेत्रफल आएगा, और ऊपर का ढक्कन नहीं होगा। देखिए तो सपोज कर लेते हैं ऐसे, ये त्रिज्या मान लो r है, और ये जो ऊंचाई है ये h है ऐसे। देखिए तो खुले बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये 100 है। कितना है? दिखाया था, हाँ 100 है। देखिएगा तो खुले बेलनाकार बर्तन का मतलब वक्र पृष्ठ होगा, इसमें वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, बराबर 100। देखिए वक्र पृष्ठ समझते हो आप? वक्र पृष्ठ मतलब ये साइड वाला होगा, साइड वाला जो ऐसे होगा। जैसे हमने बताया जो घरेलू टंकी होती मोस्टली सबके यहाँ होगी, उसका ऊपर का ढक्कन हटा दो तो खुला बेलनाकार बर्तन बन जाएगा। तो ये चीज़ वक्र पृष्ठ बन जाएगी। वक्र पृष्ठ मतलब 2πr/h, और नीचे जो पेंदी होगी वो वृत्ताकार होगी, πr²। ऊपर का ढक्कन नहीं होगा, तो वक्र पृष्ठ 2πr/h
2 पाई आर। आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब पेंदी का क्षेत्रफल, पेंदी कैसी होगी वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 100। अब ये दिया है और आपको पता है उच्चिष्ट निम्निष्ट के सवाल में जो दिया होता है, क्यों दिया होता है, क्योंकि उसकी सहायता से मान निकाल करके जिस फलन का अवकलन करना होता है ना, उसको एक चर में बदल लेते हैं। अब यहाँ पर उच्चिष्ट आयतन, अधिकतम आयतन देखिए, तो आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, वी बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से h का मान रख दो, यहाँ से h का मान इसमें रख दो। देखो तो v बराबर पाई आर स्क्वायर, h का मान इससे रखोगे तो आएगा 100 माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर, ये आएगा h का मान। देखिए इससे h का मान निकालोगे, जो दिया होता है उसी की सहायता से तो एक चर में बदलते हैं, तो इसको भी एक चर में बदलना है। तो 100 माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 2 पाई आर। अब देखिए, अब देखो पूरा एक चर में बदल गया, पूरा आर में बदल गया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ये बटे वाला 2, 1/2, इस आर का अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा 100r माइनस पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। देखिए आर का अंदर गुणा करा दिया, आर का अंदर गुणा कर दिया गया तो 100r माइनस पाई आर क्यूब। अब देखिए ये पूरा एक चर में बदल गया, इसका अवकलन करते हैं आर के सापेक्ष, dv अपान dr 1/2। देखिए इस r का अवकलन 1 हो जाएगा तो 100 आएगा, माइनस इसका 3r स्क्वायर, इसका 3r स्क्वायर तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका जब 3r स्क्वायर करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dv अपान dr बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर कर दिया जाए, 1/2 100 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो 100 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, ये आएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 100/3 पाई। देखिए आर का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि अवकलन किसके सापेक्ष किया गया है, आर के सापेक्ष। तो यहाँ से आर बराबर आएगा, इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर वर्गमूल होगा तो आएगा 10/√3 पाई, ये आ गया। अब देखिए इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2v अपान dr2 1/2। इस 100 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। देखिए इस 100 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 और इसका आएगा 6 पाई आर, 6 पाई आर। अब देखिएगा 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा -3 पाई आर। अब देखिए आर का अगर ये मान भी यहाँ रख दोगे तब भी वैल्यू तो माइनस की ही रहेगी ना, वैल्यू तो भाई आर की जगह 10/√3 पाई यहाँ रख दोगे तब भी वैल्यू कैसी रहेगी, माइनस की रहेगी, ऋणात्मक ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये तो ऋणात्मक ही रहेगा। लिखेंगे अतः आयतन अधिकतम है। अभी सवाल नहीं हुआ, आयतन अधिकतम मतलब उच्चिष्ट है लेकिन उसका अधिकतम मान भी बताना है। देखिए आयतन का अधिकतम मान, आयतन का अधिकतम मान, आयतन का अधिकतम मान भी बताना है। मतलब जैसे सब पता चल गया कि फलन उच्चिष्ट है तो उसका उच्चिष्ट मान भी बताना है। तो कैसे, ये जो r का मान है आयतन में रख दें। आयतन कहाँ पर है, ये देखिए ये है आयतन। यहाँ से इसी जगह से तो अवकलन करना शुरू किया था। देखो ये इसी जगह से अवकलन करना शुरू किया था। तो v बराबर है जैसे 1/2 100r
माइनस पाई आर क्यूब, ये है। तो इसमें देखो सिद्ध करना है तो 1/2 आर पहले कॉमन कर लो तो 100 माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। आर कॉमन कर लो, यही तो आयतन है, इसी का उच्चतम मान निकालना, यही आयतन है। क्योंकि देखो आयतन यहाँ पर था लेकिन बदल करके पूरा एक चर में ये किया गया था, इसी का तो अवकलन किया गया था इसी का। अब इसका इसी का अधिकतम मान निकालना है। देखिए तो आर का मान रख दो, आर का मान कितना है ये 10/√3 पाई। देखिए v बराबर 1/2, यहाँ आर की जगह ये वैल्यू ये वाली 10/√3 पाई, 100 माइनस पाई। देखिए आर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके रखेंगे, इसका स्क्वायर करके रखेंगे तो आएगा 100/3 पाई, 100/3 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 √3 पाई। 3 एलसीएम लेंगे यहाँ 300 हो जाएगा, 300 में 100 घटाएंगे तो ये आएगा 200/3, 200/3। अब देखिए 2 से इसको काट देंगे तो ये 100 आएगा, 10 और 100 का गुणा करेंगे 1000/3 √3 पाई घन सेंटीमीटर। यही सिद्ध करना था। देखिए यही सिद्ध करना था, अभी आपको दिखाया था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो एक और दिखाते हैं क्वेश्चन जो भी बताना एग्जाम्पल, जो अच्छे एग्जाम्पल हैं। देखिए ये कितनी बार पूछा गया था, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए जो बताना है वो ये है 8वां एग्जाम्पल। देखिए आप पढ़िए कितनी बार, देखो 2001, 2002, 2003, 2012, 2019, 2020, ये आपकी बुक में भी होगा। सिद्ध कीजिए शंकु के अंतर्गत, शंकु के अंतर्गत मतलब शंकु के अंदर बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। अब देखिए महत्तम किसको बोला जा रहा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का। तो अवकलन किसका होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का। बेलन है कहाँ, शंकु के अंतर्गत, शंकु के अंदर। यदि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है तो यहाँ पर 2 चीज़ें सिद्ध करनी है। बेलन के वक्र पृष्ठ को महत्तम सिद्ध करना है, मतलब उच्चिष्ट सिद्ध करना है, और बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी सिद्ध करनी है। और बेलन है कहाँ, शंकु के अंतर्गत है, मतलब शंकु के अंदर। अब देखिए सवाल, ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसको देखिए। ये हम आप मतलब कह सकते हैं, ये कन्फर्म कह सकते हैं कि आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन होगा ज़रूर कहीं ना कहीं। अब देखिए मैंने बताया कि ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो उच्चिष्ट निम्निष्ठ का और मिलेगा जिसमें आपको एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज की माँ डाड़ वाले 2-4 क्वेश्चन हैं जिनमें कन्फ्यूजन जो बिना अवकलन के लगते हैं, जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन है वो बताएंगे। इसके बाद कोई नया चैप्टर। देखिए तो कहा गया सिद्ध करिए बेलन का वक्र शंकु के अंतर्गत। अभी आपको दिखाया हमने कितना इम्पॉर्टेंट और कितनी बार पूछा गया एग्जाम्पल। शंकु है, देखिए ये शंकु के अंदर एक बेलन है, शंकु के अंदर बेलन है। ये देखिए
ये मान लो O है, इसको मान लो M है, इसको मान लो ये N है, इसको मान लिया ये M है। देखिए ये O है, ये M है, ये N है। शंकु के अंदर ये बेलन है। अभी हमने पूरा सवाल दिखाया और आपको दिखाया कितनी बार पूछा गया। क्या सिद्ध करना है? शंकु के अंतर्गत जो बेलन है, दो चीज़ें सिद्ध करनी है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, बहुत अच्छा सवाल है और 90% बच्चे ऐसे सवाल को बोर्ड एग्जाम में छोड़ देते हैं। और हमने क्या बताया था कि ये चैनल जो बनाया फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बनाया। अभी जिन चैप्टरों से भी कुछ छूटा होगा उनको फिर बना करके प्लेलिस्ट में उनके साथ जोड़ेंगे, कुछ बचेगा नहीं। तो शंकु के अंदर ये बेलन है, हमें इसमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो महत्तम आना चाहिए, महत्तम मतलब उच्चिष्ट आना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम आना चाहिए और बेलन की त्रिज्या जो है, बेलन की त्रिज्या कह सकते हैं ये जो mn है, mn बेलन की त्रिज्या mn, ये शंकु की त्रिज्या की आधी आनी चाहिए। शंकु की त्रिज्या मतलब OB का आधा, मतलब जो ये जो mn है ये OB का आधा होना चाहिए। अब देखिए ज़रा सवाल को लगाना शुरू करते हैं, तो गौर से देखिएगा। ये मान लो कि ये बेलन की त्रिज्या ये r है, मान लिया कि बेलन की त्रिज्या r है और ये अर्धशीर्ष कोण, ये शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है। क्या मान लिया कि बेलन की त्रिज्या ये r है और शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है। शंकु का अर्धशीर्ष कोण थीटा है और शंकु की ऊंचाई मान लिए h है। शंकु की ऊंचाई मान ली गई ये h है। शंकु की ऊंचाई को हमने मान लिया h है। तो गौर से देखिएगा, शंकु की ऊंचाई को h मान लिया हमने यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h मानी गई है। सवाल को बहुत गौर से देखना, अर्धशीर्ष कोण को थीटा माना गया है, ठीक। बेलन की त्रिज्या r मानी गई। यहाँ पर जो अवकलन होगा, एक एक स्टेप को समझिएगा। यहाँ पर जो अवकलन होगा वो बेलन के वक्र पृष्ठ का होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh। मेरी बात को समझिएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का अवकलन होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है 2πrh। h मतलब यहाँ पर जो ऊंचाई होनी चाहिए, जब बेलन के वक्र पृष्ठ का अवकलन होगा तो जो ऊंचाई होनी चाहिए वो बेलन की होनी चाहिए। बेलन की ऊंचाई ये है OM। बेलन की ऊंचाई देखिए फिगर से ये OM है और ये जो h है, ये जो h है ये बेलन की ऊंचाई नहीं है, ये शंकु की ऊंचाई है। एक एक स्टेप को गौर से देखिएगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का अवकलन होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh। 2πrh। तो r की जगह तो r लिख देंगे, h नहीं लिखेंगे क्योंकि h यहाँ पर किसकी ऊंचाई ली हमने? शंकु की। और हमें ऊंचाई किसकी चाहिए? बेलन की। बेलन की ऊंचाई कितनी है? ये OM है, तो OM चाहिए। तो देखिए OM पहले निकालेंगे। तो OM कैसे निकालेंगे? फिगर से देखिए OM कैसे निकालेंगे। ये पूरी ऊंचाई कितनी है? h, मतलब O से लेकर के A तक कितनी है? h। h में से अगर ये AM घटा दिया जाए, ये पूरी ऊंचाई h है, अगर h में से ये AM घटा दिया जाए, ये AM माइनस कर दिया जाए, ये h में से अगर ये AM माइनस कर दें तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो AM को माइनस करना है तो पहले AM निकाला जाए। तो सबसे पहले AM निकाला जाए। देखिए कैसे निकालेंगे? त्रिभुज AMN में, त्रिभुज AMN में, इसमें cot थीटा ले लो जैसे, तो cot थीटा AMN में cot थीटा बराबर आधार AM और बटे लंब कौन है यहाँ पर? R। तो AM बराबर हो जाएगा R cot थीटा। देखिए AM क्यों निकाला? क्योंकि पूरी ऊंचाई कितनी है? h। h में अगर AM घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आएगी। देखो तो बेलन की ऊंचाई कैसे आएगी? पूरी ऊंचाई h है, h में से r cot थीटा घटा दिया गया। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है C बराबर कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसलिए C लिख दिया।
2 पाई आर वैसे तो ये होता है 2 पाई आर एच, तो आर की जगह तो आर हो गया। एच मतलब ऊंचाई किसकी, बेलन की, ये होगी एच माइनस आर cot थीटा सी बराबर, इसका अंदर चाहे आर का अंदर गुणा कर दो तो 2 पाई आर का अंदर गुणा करोगे आर एच माइनस आर स्क्वायर cot थीटा। अब इसका उपलन किया जाए, देखिए इसका उपलन किया जाए। अब आप सोच रहे होगे एच भी है, थीटा भी है, आर भी है, तो किसके सापेक्ष करेंगे, क्योंकि अभी तो आपने सोचा होगा कि इसके पहले सब एक चर में बदलते थे, इसमें तो बहुत चर हैं, एच भी है, आर भी है, थीटा भी है। देखिए तो जो एच है और जो थीटा है इनका संबंध शंकु से है, बेलन से नहीं है। एच जो है वो शंकु की ऊंचाई है, जो थीटा है वो शंकु का अर्धशीर्ष कोण है, जो थीटा है वो शंकु का अर्धशीर्ष कोण है, जो एच है वो शंकु की ऊंचाई है। जबकि हम लोग अवकलन किसका कर रहे हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का। तो यहाँ पर एच और थीटा का संबंध बेलन से नहीं है, केवल आर का संबंध बेलन से है, क्योंकि आर बेलन की त्रिज्या है। तो एच और थीटा को एज आप कांस्टेंट समझो, जैसे लिखें वैसे लिखे रहेंगे। आर के सापेक्ष अवकलन होगा, देखिए तो हो जाएगा डी सी अपान डी आर बराबर 2 पाई, इस आर का अवकलन 1 तो एच हो जाएगा, इसका 2r तो 2r cot थीटा। अब देखिए जरा, अब यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए डी सी अपान डी आर इक्वल टू 0, डी सी अपान डी आर इसको 0 कर देंगे। देखिए 2 पाई एच माइनस 2r cot थीटा इक्वल टू 0, देखिएगा तो एच माइनस 2r cot थीटा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2r cot थीटा इक्वल टू एच। किसके सापेक्ष अवकलन है, आर के, तो आर का मान अगर यहाँ से निकालें तो आर बराबर आएगा एच अपान 2 cot थीटा, ये आएगा आर बराबर। देखिए क्योंकि जिसके सापेक्ष अवकलन किया उसी का मान निकालेंगे, तो आर के सापेक्ष अवकलन है, तो आर का मान कितना आएगा यहाँ से एच अपान 2 cot थीटा। अब इसी का दोबारा अवकलन करेंगे, इसका देखो d2c अपान dr2, दोबारा अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, इसका 0 हो जाएगा, इस आर का 1 हो जाएगा, तो 2 cot थीटा, ये आएगा -4 पाई cot थीटा, इसका इसमें गुणा करा देंगे। अब देखो इसमें कहीं आर नहीं है, अगर आर होता तो ये वैल्यू रख देते, तो कुल मिला के कैसा है, निगेटिव है, माइनस का है, अतः वक्र पृष्ठ महत्तम होगा, वक्र पृष्ठ महत्तम होगा। अब देखिए अतः वक्र पृष्ठ कैसा होगा, महत्तम। अब एक चीज़ बची है, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होनी चाहिए। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो त्रिभुज ए ओ बी, ये त्रिभुज ए ओ बी ले लें, त्रिभुज ए ओ बी में, देखिए त्रिभुज ए ओ बी में, इसमें भी cot थीटा ले लो। त्रिभुज ये इतना त्रिभुज लिया जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे ए ओ बी, ये थीटा है, तो cot थीटा बराबर क्या आएगा, आधार, आधार मतलब ओ ए बटे लंब, लंब मतलब ओ बी। अब देखिए cot थीटा बराबर ओ ए पूरी ऊंचाई है एच, ओ ए पूरी ऊंचाई है, देखो एच, तो यहाँ एच लिख दो, ओ बी की जगह ओ बी लिखा रहने दो। अब देखो ये cot थीटा का मान इसमें रख दो, जैसे आर बराबर क्या निकला है, एच अपान 2 cot थीटा, एच अपान, देखो ये जो आर बराबर निकला है एच अपान 2 cot थीटा, ये cot थीटा का मान यहाँ रख दिया जाए, तो आर बराबर एच अपान 2 cot थीटा की जगह लिख दिया जाए एच अपान ओ बी, cot थीटा की जगह यहाँ पर एच अपान ओ बी, cot थीटा की जगह एच अपान ओ बी, एच से एच कट जाएगा,
ओ बी ऊपर चला जाएगा तो आर बराबर आएगा ओ बी बटे 2, सिद्ध हो गया। देखिए आर यहाँ पर क्या है, आर यहाँ पर बेलन की त्रिज्या है और ओ बी किसकी त्रिज्या है, शंकु की। तो जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है, जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी है। ये भी देखिए अच्छा सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से लीजिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बात कर रहे थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पहले में पहला और दूसरा क्वेश्चन वो बताना है, तो आज ही बता दे रहे, आज ही इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे, मतलब चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। देखिए कैसे बता रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा। दो तीन चीज़ें आपको, जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले में 2-3-4 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन में जो भी 2-3-4 पार्ट हैं, वो क्वेश्चन लगाने में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे। कुछ रूल्स देखिए, जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो होल स्क्वायर है, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर है, वो पहले तो ये ध्यान रखो कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या का जो होल स्क्वायर है, हम आपसे कह दें ऐसे लिखा है, मान लो 3x + 5 का होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हो ये तो ये 0 के बराबर होगा, तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जो होल स्क्वायर होता है, रूल्स पहले बता रहे हैं आपको, इसीलिए तो बच्चे सवाल नहीं लगा पाए क्योंकि वो बिना अवकलन के लगते हैं। जो होल स्क्वायर होता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, मतलब वो माइनस का नहीं होता है। जो होल स्क्वायर होता है वो कभी भी माइनस का नहीं होता है। होल स्क्वायर जो होगा, किसी भी संख्या का होल स्क्वायर हो, चाहे प्लस में हो चाहे यहाँ माइनस में कर दो ऐसे, तो जो होल स्क्वायर की वैल्यू होगी, पहली चीज़ वो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी। 0 के बराबर होगी तो 0 से बड़ी होगी। 0 तो हो सकता है और माइनस का नहीं हो सकता है। 0 होगा या तो प्लस में होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए, ये रूल्स हैं, जैसे माड के अंदर कोई भी वैल्यू है तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। माड के अंदर कहीं पर भी ऐसे लिख दिया जाए 2x - 6 माड, तो आप समझ जाओ 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तीसरी चीज़, क्योंकि इसी पर डिपेंड है ना, बिना अवकलन के लगने। तीसरी चीज़, जैसे साइन थीटा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 के बराबर या -1 से बड़ी, +1 के बराबर या +1 से छोटी। मतलब जो साइन की वैल्यू होती है वो सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है और सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है, ये पता होना चाहिए। चाहे अगर कास भी है तो कास की वैल्यू भी -1 के बराबर या बड़ी होगी और +1 के बराबर या छोटी होगी। तो ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 चीज़ों से पहला और दूसरा सवाल लगेगा एनसीईआरटी का, जो मोस्टली बच्चे नहीं लगा पाते और आ भी सकते हैं एनसीईआरटी से। बाकी जो सवाल है वो तो फिर वैसे जैसे आपको बता रहे थे, अवकलन करके आप वैसे भी चेक कर सकते हो, वैसे भी लग सकते हैं, लेकिन इनको समझ क्या बताया आपको कि जो होल स्क्वायर होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ये बिना अवकलन के लगेंगे। जो माड होगा वो भी 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। साइन और कास की जो वैल्यू होगी वो -1 के बराबर या इससे बड़ी होगी और +1 के बराबर या इससे छोटी। इनका आप स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट कर लो। अब देखिए जैसे पहला सवाल है, उसमें बोला गया निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करिए बिना अवकलन के लगाने। समझिएगा जरा, पहले का पहला पार्ट है, एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज है 9.1, उसी का पहला है। देखिए ऐसे लिखा है बिना अवकलन के, ये अवकलन से भी लग जाएगा, 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, ऐसे लिखा है। इसका उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। फिलहाल ये तो अवकलन से भी लग जाएगा, अगर चाहोगे तो आप ये अवकलन से भी लगा सकते हो। तो इसको आप अवकलन वही तरीका जो आपको बता करते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हो इसका उच्चतम मान। देखिए कैसे लगा सकते हो, इसका उच्चतम या निम्नतम मान बताना है कि उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा, और अगर उस उच्चिष्ट हो या निम्निष्ठ हो उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि जो होल स्क्वायर होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, तो देखिए तो यहाँ पर जो ये होल स्क्वायर है ये 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा।
जैसे होल स्क्वायर 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, हमने बता दिया इस सवाल को आप अवकलन वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। लेकिन जो माड आड वाले सवाल हैं, जैसे इसका दूसरा नंबर एनसीईआरटी का, वो सवाल थोड़ा अवकलन वाले तरीके से नहीं लगते हैं, तब बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसको तो चाहो तो छोड़ दें, आप अवकलन से ही लगा लेना, लेकिन अब लिख दिया है तो बताए दे रहे इस तरीके से भी। जैसे ये होल स्क्वायर है, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, कोई भी होल स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। अब देखिए इसमें दोनों तरफ 3 जोड़ दो, क्योंकि प्लस 3 है, इसमें दोनों तरफ 3 जोड़ दो, इसमें दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, दोनों तरफ 3 जोड़ दिया तो ये कितना आया 3, और यही देखिए फलन बन गया। ये क्या बन गया, ये देखो ये fx बन गया, तो ये fx बन गया। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है fx की वैल्यू 3 के बराबर होगी या 3 से ज़्यादा होगी। पहले समझिएगा, ये लिखा है fx की वैल्यू 3 के बराबर होगी या 3 से ज़्यादा होगी। अब 3 से ज़्यादा कितनी होगी पता नहीं है, मतलब देखो क्या लिखा है कि fx का मान 3 के बराबर होगा या 3 से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा कहाँ तक होगा पता नहीं है, तो मतलब 3 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो दिमाग लगाओ, क्या लिखा है कि 3 के बराबर होगा, fx का मान, फलन का मान 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। 3 के बराबर या 3 से बड़ा मतलब 3 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब न्यूनतम मान यहाँ पर पता चल गया। देखिए न्यूनतम मान कितना होगा 3, ये पता चला कि निम्निष्ट मान 3 होगा, डायरेक्ट देखो पता चल गया। अब आप इसको अवकलन के मेथड से लगाना, तब भी न्यूनतम मान 3 ही आएगा, न्यूनतम मान 3 ही आएगा। क्योंकि देखिए क्या लिखा है कि fx जो है, जो फलन का मान है, वो 3 के बराबर या 3 से बड़ा है। अब 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है तो बड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितना कहाँ तक जाए, लेकिन 3 के बराबर है, इसका मतलब 3 से छोटा नहीं हो सकता है। मतलब कम से कम कितना होगा, छोटा से छोटा जो होगा तो कितना होगा 3, क्योंकि 3 रहेगा या तो 3 से बड़ा रहेगा, 3 रहेगा या तो फिर 3 से बड़ा रहेगा। तो 3 से बड़ा कितना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दशमलव में भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ तक जाए। मतलब छोटा से छोटा कितना रहेगा 3 रहेगा, छोटे से छोटा मान कितना रहेगा 3। तो पहले नंबर के जितने सवाल हैं आप उनको अवकलन से भी लगा सकते हैं। जैसे एक बता रहे अवकलन से, उसका पहले का डी नंबर है, देखो इसको ऐसे स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। उसमें से एक सवाल हमें दिख गया जो थोड़ा सा हमें बताने लायक लग रहा है, उसको जैसे डी नंबर है पहले का। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अवकलन वाले मेथड से बताते हैं। देखिए ये है पहले का डी, fx = x³ + 1। तो आप इसको अगर डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि ना तो ये उच्चिष्ट आएगा ना तो निम्निष्ट आएगा अगर डायरेक्ट लगाया जाए, लेकिन आप कैसे लगाओगे तो हम आपको अवकलन वाले मेथड से बता रहे हैं। अवकलन वाले मेथड से जैसे आप पढ़ते चले आ रहे थे, कैसे पहले इसका एक बार अवकलन किया, f'(x), ये आया 3x²। अब यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए इसको f'(x) को जो अवकलन है इसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर। देखिएगा तो हो जाएगा 3x² = 0, x² बराबर 0, x बराबर 0। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो f'(x) हो जाएगा। दोबारा अवकलन करेंगे तो f'(x) कितना आएगा 6x। 6 इसको किस पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर। देखो तो दोबारा अवकलन f'(x), x बराबर 0 पर, x की जगह 0 लिख दिया, 0 आ गया। x की जगह जब 0 लिख देंगे यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर x की जगह 0 लिख देंगे तो 0 आ जाए। तो आपको पता है कि अगर दोबारा अवकलन करने पर 0 आ जाए तो तीसरी बार अवकलन करते हैं। दोबारा अवकलन करने पर अगर 0 आ जाए तो तीसरी बार अवकलन करते हैं, और तीसरी बार अवकलन का मान 0 ना आए, तीसरी बार अवकलन का मान 0 ना आए तो ना ही उच्चिष्ट होता और ना ही निम्निष्ट। तो इसका तीसरी बार अवकलन करेंगे। देखो f'(x), 3 बार डैश हो गया, इसका तीसरी बार तो 6। तो अब देखो f'(x), ये 0 नहीं आया,
दूसरी बार अगर अवकलन का मान 0 आ जाए तो तीसरी बार अवकलन करेंगे, और तीसरी बार अवकलन 0 ना आए तो ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ। मेन सवाल दूसरे का पहला नंबर है, माड वाला, देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए दूसरे का जो ए नंबर है, सवाल नंबर ऐसे है, कोई भी फलन है माड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 ऐसे, इसका उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है, उच्चतम या निम्नतम मान। अब बहुत बच्चे इसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इसके अवकलन तो होगा नहीं, अवकलन में तो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो 90% बच्चे नहीं लगा पाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। हमने बताया तो कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ें बता दें जो आपको आगे दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं, मतलब समस्या बन सकती हैं। तो अभी देखिए इसका उच्चतम या निम्नतम मान, तो जैसे अभी आपको बताया माड जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ माड वाला जो फंक्शन है x माइनस 2 ये 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है। माड वाला जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 आएगी या तो प्लस में आएगी। माड वाला जो फंक्शन है अगर माड हटाया जाए, अगर माड हटाया जाए तो वैल्यू 0 आएगी या तो प्लस में आएगी। तो वही चीज़ है, माड वाला फंक्शन है, वैल्यू 0 आएगी या तो 0 से बड़ी आएगी, मतलब प्लस में। इसमें दोनों तरफ -1 है तो इसमें दोनों तरफ 1 घटा दो। देखो इसमें दोनों पक्षों में 1 घटा दिया। देखिए जब दोनों पक्षों में 1 घटा दिया तो ये तो फलन बन गया, ये तो फलन बन गया f(x), और कितना आया, ये आ गया। अब ये क्या लिखा है, जो फलन की वैल्यू है वो -1 के बराबर होगी या -1 से बड़ी होगी। अब बड़ी कहाँ तक होगी, देखो अगर कोई भी संख्या रेखा आप लो ऐसे, इधर हो गया 0, इधर -1, 1, 2, 3 अनंत, तो लिखा है, और इधर -2। अब लिखा है -1 के बराबर होगी या -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी इधर बहुत सारी वैल्यू, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। -1 के बराबर, -1 के बराबर या -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, -1 से बड़ी तो बहुत सारी वैल्यू होंगी, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, मतलब उच्चिष्ट मान पता नहीं है, उच्चिष्ट मान पता नहीं है। दिमाग लगा के समझिएगा, ऐसे सवाल हैं जो एक एक लाइन के हैं और आ गए तो छोड़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। देखो तो क्या लिखा है, जो फलन का मान है वो -1 के बराबर या -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा तो इधर बहुत सारी वैल्यू, -1 से बड़ी तो इधर बहुत सारी वैल्यू, -1 से बड़ी इधर बहुत सारी वैल्यू, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब इसका उच्चिष्ट मान पता नहीं है, क्योंकि तो बढ़ते चला जा रहा है, उच्चिष्ट मान पता नहीं है। तो निम्निष्ठ मान पता है -1, क्योंकि -1 से छोटा नहीं हो रहा है, -1 से छोटा नहीं हो रहा है, मतलब सबसे छोटा कितना है, -1। तो इसका निम्निष्ठ मान पता चल गया। देखिए निम्निष्ठ मान कितना हुआ, -1। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कब होगा, तो आप बताइए कब होगा, जब x बराबर 2 होगा। क्यों, देखो जब x बराबर 2 हो जाएगा तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तभी तो -1 बचेगा जब x बराबर 2 होगा। क्यों, क्योंकि जब x बराबर 2 होगा तब ये चीज़ 0 हो जाएगी, तब ये 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, -1। भाई जब x की जगह यहाँ पर 2 होगा तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, तो फलन का निम्निष्ठ मान कितना बचेगा, -1। अब इसमें देख लेते हैं इन लोगों ने कैसे लगाया है। हाँ, इन्होंने लिखा है न्यूनतम मान -1 है, न्यूनतम मान -1 है, और अधिकतम का कोई अस्तित्व नहीं है, उच्चतम का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो तो बढ़ता जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, तो इसी का दूसरा पार्ट बताते हैं। देखिए इसी का दूसरा पार्ट, देखिए इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे लिखा है, gx बराबर माइनस, फिर माड के अंदर x + 1 + 3, ऐसे इसका उच्चतम या निम्नतम मान जो भी है वो बताना है। देखिए तो अभी आपको पता है जो माड वाली वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो माड वाला फलन है x + 1, ये 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। जो माड वाला फलन होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है।
माड वाला फलन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, तो माड ऑफ x प्लस 1 0 के बराबर हो गया तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो, क्योंकि इसमें आगे माइनस है। पहले तो इधर फलन ही बनाओगे ना, इधर तो फलन ही बनाओगे, तो माइनस का दोनों तरफ गुणा कर दिया जाए, दोनों साइड माइनस का गुणा करोगे। देखिए दोनों साइड माइनस का गुणा करोगे, ये कहाँ से आया, अगर कोई पूछ ले कहाँ से आया, तो आप बताओगे माड वाला जो फलन होता है वो हमेशा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होता है। माड के अंदर कोई भी फलन हो, ए टू जेड कोई भी फलन हो माड के अंदर, वो 0 बराबर है, 0 से बड़ा होगा, इसलिए हुआ। फिर इसको देखो, इधर ये चीज़ बनानी पूरी, तो माइनस का दोनों पक्षों में गुणा किया, इधर माइनस का गुणा किया, इधर 0 में माइनस का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चिन्ह घूम जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर क्लास में असमीका पढ़ के आए हो। असमीका का एक रूल होता है, माइनस की संख्या से गुणा भाग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। माइनस की संख्या से गुणा भाग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है, मतलब ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, दोनों तरफ 3 जोड़ दो, दोनों तरफ 3 जोड़ दो, इधर भी 3 प्लस कर दो, इधर भी 3 प्लस कर दो। ये तो देखो यही बन गया, gx बन गया जो फलन था, और इधर क्या बना 3। अब देखो जैसे अभी आपको बता रहे थे संख्या रेखा की बात, ये 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। अब देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 3 के बराबर या 3 से छोटा, तो 3 के बराबर ये, 3 से छोटा इधर आएगा, छोटा कहाँ तक जाएगा, मतलब 3 के बराबर है, फलन की जो वैल्यू है, gx फलन की वैल्यू है वो 3 है या 3 से कम है, तो कम कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। कम में तो 2 1 ये सब, और इनके बीच वाले जो दशमलव वाली वैल्यू वो भी आएंगी, तो इधर आता जाएगा। तो कम मतलब कहाँ तक कम होगा जाके ये पता नहीं, मतलब निम्निष्ट मान पता नहीं है, इसमें निम्निष्ट मान पता नहीं है। अब देखो उच्चिष्ट मान पता है कि बस 3 तक जाएगा, 3 के आगे नहीं जा सकता, 3 से कम तो हो रहा है, तो कहाँ तक कम होगा, तो निम्निष्ट मान पता नहीं है, लेकिन 3 के आगे नहीं जाएगा, मतलब उच्चिष्ट मान 3 है इसमें। उच्चिष्ट मान मतलब अधिकतम 3 हो सकता है, उच्चिष्ट का मतलब हो गया अधिकतम, मतलब अधिकतम 3 हो सकता है, 3 के आगे नहीं जा रहा है, तो अधिकतम बड़ा से बड़ा कितना हो सकता है 3, और कम से कम में तो पता नहीं कहाँ तक घटता चला जाएगा, तो ये उच्चिष्ट मान पता चल गया। एक देखिए साइन वाला बता देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ये लिखा है, तीसरा है hx बराबर sin 2x प्लस 5, ये है इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान बताना है। देखिए तो हमें पता है साइन में कोई भी फलन हो, साइन में कोई भी फलन हो उसका मान -1 के बराबर या बड़ा होगा, +1 के बराबर या छोटा होगा। जैसे sin 2x है, तो इसका मान कितना होगा, -1 के बराबर या बड़ा होगा, +1 के बराबर या छोटा होगा। साइन का कोई भी फलन होगा उसकी छोटी से छोटी वैल्यू -1 और बड़ी से बड़ी वैल्यू +1। तो साइन का कोई भी फलन, ऐसा नहीं कि साइन थीटा ही हो, जैसे sin 2x है तो इसका भी मान कितना होगा, -1 के बराबर या बड़ा होगा, +1 के बराबर या उससे छोटा होगा। अब इसमें सब में 5 जोड़ दो, सब में 5, क्योंकि यहाँ 5 है, देखो ऐसे सब में 5 जोड़ दो, ऐसे इधर सब में 5 जोड़ दिया, तो ये आया 4, ये तो देखो फलन बन गया यही hx, और ये आया 5 जोड़ना, सॉरी ये कितना आया 6। अब देखिए क्या पता चला कि जो फलन का मान है वो 4 के बराबर या 4 से बड़ा है, 6 के बराबर या 6 से छोटा है। मतलब 4 के बराबर या 4 से बड़ा है, मतलब 4 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब निम्निष्ट मान 4 हो गया, उच्चिष्ट मान 6 हो गया। लग गया, कितना सरल सवाल है बताओ। देखो फलन का मान जो है 4 के बराबर या 4 से बड़ा है, 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ट मान 4 हो गया, उच्चिष्ट मान 6। 4 के बराबर या 4 से बड़ा है, मतलब 4 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब कम से कम कितना होगा 4, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 6। तो जो कम से कम है वही निम्निष्ट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वही उच्चिष्ट है। तो निम्निष्ट मान 4, उच्चिष्ट मान कितना हो गया, देखिए 6 हो गया जा करके। इसमें देख लेते हैं, यही आ रहा है, इसमें भी यही आ रहा है। अब देखिए ज़रा इसमें जैसे एक और है, साइन ऐसे लिखा है,
साइन 4x प्लस 3 माड के अंदर। तो पहले हम कह सकते हैं कि जो साइन 4x है, देखिए जो हम लोग कह सकते हैं कि साइन 4x है, इसमें तो वही होगा -1 के बराबर, ऐसे होगा यही चीज़, -1 के बराबर या बड़ा होगा, +1 के बराबर या छोटा। 3 जोड़ दो, इसमें सब में 3 जोड़ दो, ऐसे देखो सब में ऐसे 3 जोड़ दो ऐसे, तो ये आएगा 2, ये आएगा साइन 4x, सॉरी साइन 4x प्लस 3, और ये आएगा 4। अगर माड भी लोगे, माड भी ले लेंगे तब भी यही रहेगा, इसमें माड ले लो, इसमें माड ले लो, इसमें माड ले लो, 2 का माड 2 आएगा, 4 का माड 4 आएगा। तो इसमें भी निम्निष्ट मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, मतलब कम से कम कितना है 2, तो निम्निष्ट 2 हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 4, तो निम्निष्ट 2 उच्चिष्ट 4। तो ये वो सवाल थे जो कभी भी जीवन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। फिर भी अगर कोई आपको इसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट में छूटा लग रहा होगा, हमें लगेगा, तो फिर आगे भी अगर कुछ लगेगा कि क्वेश्चन छूट गए तो आगे प्लेलिस्ट में इसके वीडियो जोड़ दिया जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट्स करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।